हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं ब्रेक द नॉर्म्स। रिवाइड सीरीज का ये पहला ऑफिशियल वीडियो है और जैसा कि डिस्कशन हुआ था, सीरीज में हमारी बात होगी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस यानी कि भ्रमित या विकृत सोच के पैटर्न को पूरी तरीके से ठीक करने की। दोस्तों, हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा न्यूरॉन्स का नेटवर्क फैला हुआ होता है जिसे न्यूरोनल पाथवे या न्यूरोनल मैप कहते हैं। दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है उसे प्रोसेस करने के बाद दिमाग उन्हें पाथवे में स्टोर कर लेता है। न्यूरोनल पाथवे के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप ऊपर दी हुई वीडियो क्लिक करके जान सकते हैं। वैसे तो टेक्निकल लैंग्वेज में चीजें एक्सप्लेन की जा सकती हैं, लेकिन आसानी से समझने के लिए हमें डेली लाइफ के एग्जांपल्स का सहारा लेना पड़ता है। इसे ऐसे समझें कि आपके दिमाग में कुछ सांचे बने होते हैं। अब किसी भी सिचुएशन में जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में आ रही है, सब कच्ची मिट्टी, बिल्कुल रॉ है। अब चाहे इंफॉर्मेशन और सिचुएशन कैसे भी हो, अगर आपका सांचा निगेटिव है यानी कि न्यूरोनल पाथवे निगेटिव है तो निगेटिव ही आकार लेगा, और अगर सांचा पॉजिटिव है तो आउटपुट भी अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होगा, चाहे सिचुएशन टफ ही क्यों ना हो। हम मिट्टी पर तो फोकस कर रहे हैं, कभी उसे गीला कर रहे हैं, कभी उसे सूखा कर रहे हैं, लेकिन सांचे पर कोई ध्यान नहीं है। ये वैसा ही है जैसे गालिब का एक शेर है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी, मैं आईना साफ करता रहा। तो आइए शुरू करते हैं पॉजिटिव नहीं बल्कि प्रैक्टिकल माइंडसेट का कॉन्सेप्ट, जिसके रिगार्डिंग सबसे पहला फोकस हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पर करने वाले हैं। और आज हम जिस डिस्टॉर्शन की बात करेंगे उसका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, जिसे ऑल और नथिंग थिंकिंग और डाइकोटमस थिंकिंग भी कहते हैं। इन शॉर्ट, सोच का ऐसा तरीका जिसमें चीजें या तो बहुत अच्छी हैं या फिर बहुत बुरी, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का जो एक ग्रे एरिया होता है ना, वो पूरी तरीके से मिसिंग हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग के लक्षण, उससे होने वाले भारी नुकसान और उसे कैसे फिक्स करें, इसके बारे में वीडियो में पूरी बात होगी। लेकिन फिलहाल आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। रोहित एक 21 साल का लड़का है और उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो यूजुअली तो बहुत चिल रहता है, बाहर जाता है, दोस्तों के साथ मिलता है, लेकिन 3-4 दिन बाद वो खुद को लॉक कर लेता है। वही दोस्त जो कुछ दिन पहले उसके लिए बहुत अच्छे थे और जिनकी तारीफ करते नहीं थक रहा था, अब अचानक से वो सेल्फिश हो गए, बुरे हो गए। वो नई चीजें सीखने के लिए एक्साइटेड होता है, स्टार्ट भी करता है, लेकिन फिर बहुत जल्दी क्विट कर देता है। चीजों को लेकर जितना जल्दी परसेप्शन बनाता है, उतना जल्दी अपोजिट परसेप्शन भी क्रिएट कर लेता है। दरअसल रोहित का थिंकिंग पैटर्न ब्लैक एंड व्हाइट है, जिसकी वजह से उसे आए दिन ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो क्या लक्षण है डेली लाइफ से जिससे आप जान पाओगे कि आपका या फिर किसी और का या फिर सामने वाले का थिंकिंग पैटर्न ब्लैक एंड व्हाइट है? नंबर 1, यूजिंग एक्सट्रीम वर्ड्स। किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए ये बहुत सारे एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि एवरीथिंग, नथिंग, ऑलवेज, नेवर, परफेक्ट, इम्पॉसिबल, रूइन, फेलियर, डिजास्टर। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा यूज करते रहते हैं। मेरे साथ हमेशा ही धोखा होता है, मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरी तो पूरी लाइफ खराब है, आज का पूरा दिन डिजास्टर था। ऐसे फ्रेजेस बहुत कॉमनली यूज करते हैं। नंबर 2, परफेक्शन। वैसे तो परफेक्शनिज्म खुद एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना जानिए कि डाइकोटमस थिंकिंग वालों का परफेक्शन ये होता है कि या तो वो बेस्ट करेंगे या फिर बोलेंगे कि रह नहीं देते हैं। ऐसे में ज्यादातर काम वो शुरू तो करते हैं लेकिन बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं या फिर शुरू ही नहीं कर पाते। नंबर 3, किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। दोस्तों, रोहित के एग्जांपल में आपने देखा होगा कि डाइकोटमस थिंकिंग वाले लोग, उनके लिए चीजें या तो बहुत अच्छी हैं या फिर बहुत बुरी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीजों और लोगों को अच्छे से बुरा बनने में बस एक छोटा सा रीजन काफी होता है। ऐसे में जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते और करते भी हैं तो लंबे समय तक टिकता नहीं है। नंबर 4, निगेटिव सेल्फ टॉक। अब ये तो सब जानते हैं कि सारी चीजें, लोग और प्लान्स का परफेक्ट होना इम्पॉसिबल है, जैसा कि ब्लैक एंड थिंकिंग वाले एक्सपेक्ट करते हैं। अब ऐसे में जब चीजें उनकी एक्सपेक्टेशन वाली नहीं होती है तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और निगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं, खुद को और अपनी लाइफ को यूजलेस, होपलेस, हेल्पलेस, वही एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करने लगते हैं। नंबर 5, फियर ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स। अब काम शुरू करने से पहले ही आपने सोच रखा है या तो बड़ी सक्सेस मिलेगी या फिर कंप्लीट फेलियर मिलेगा, या तो आसमान छू लेंगे या फिर औधे मुंह गिर जाएंगे, या तो आर हो जाएगा या तो पार हो जाएगा। अब हमारा दिमाग बाय डिफॉल्ट निगेटिवली बाइज्ड होता है, यानी अगर आसमान में उड़ने और जमीन पर औधे मुंह गिरने का 50-50 चांस है तो वो निगेटिव एक्सपेक्ट पर ज्यादा फोकस करेगा। और ऐसे में ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग वाले डर जाते हैं और फेलियर से बचने के लिए वो नई चीजें ट्राई ही नहीं करते। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं? बोले तो साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। सबसे पहला तो रिलेशनशिप। देखिए, रिश्ते हमारे लिए कितने जरूरी हैं इससे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, अगर हर आदमी को आप सिर्फ या तो बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा वाली कैटेगरी में रखोगे तो आप दोस्त, परिवार और समाज में कहीं भी अच्छे रिश्ते नहीं मेंटेन कर पाओगे। दूसरा है, कहीं टिक नहीं पाते, पैर जमने से पहले ही उखड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए एक्साइटेड हैं, आपको वो जॉब मिल भी जाती है और वहां जाने के बाद आपको रियलाइज होता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट उतना भी अच्छा नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन से काफी अलग माहौल है, लेकिन आपकी जो मॉडरेट थिंकिंग या फिर ग्रे थिंकिंग है वो कहेगी कि चलो यार, अब आ गए हैं तो थोड़ा देखते हैं ना, कलीग्स अच्छे नहीं है लेकिन बॉस तो सपोर्टिव है, या फिर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है लेकिन एटलीस्ट वर्क बर्डन कम है, या फिर किक नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, सैलरी तो मिल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं आ रही है। तो आप जब तक बेटर ऑप्शन नहीं मिल जाता आप वहां रुकोगे।
ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग वालों का क्या है कि वो गए और अगले दिन में थोड़ी भी प्रॉब्लम या क्राइसिस दिख गई तो फिर वो वहां नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। सब बुरे हैं, सब खराब हैं, कुछ भी अच्छा नहीं रखा है, एक भी पल नहीं रुकूंगा यहाँ पे, यहाँ की केबिन में सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल है, मैं यहाँ की कॉफी पीना भी हराम समझता हूँ, मेरे लिए सब कुछ बुरा है। फिर जॉब क्विट कर दिया और घर आ गए। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा पहली बार तो नहीं किया होगा, हर बार यही बिहेवियर। जाते हैं हर जगह का शक्तिमान बन के और गंगाधर की तरह बुदबुदाते हुए वापस आ जाते हैं। तो घर वाले भी परेशान हैं, दोस्त भी ऐसे वियर्ड पैटर्न को नोटिस करेंगे तो उनके अंदर भी एक इमेज बनेगी ना, यार ये तो बिल्कुल अनस्टेबल आदमी है या फिर पूरा नमूना। तीसरी प्रॉब्लम आती है एंग्जाइटी। अब प्रॉब्लम्स थोड़ी सीवियर होती जा रही है। देखिए ये जो एंग्जाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन और फोबिया जैसी तमाम मेंटल डिजीजेस और डिसऑर्डर्स हैं, इनका सबसे बड़ा रीजन होता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। अब ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि जीनियस साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एरन टी बेक ने कहा है, और उन्होंने इन बीमारियों को आसानी से ट्रीट करने की टेक्निक सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का कॉन्सेप्ट भी दिया था, जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी को ट्रीट करने में बहुत कारगर है और आज पूरी दुनिया में प्रयोग में लाई जाती है। अब तो डिबेट ही खत्म। अगर ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग जो कि एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी ढकेल सकती है, तो इससे ज्यादा और क्या ही साइड इफेक्ट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, इसे ठीक कैसे करें, हाउ टू फिक्स ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। देखिए इसके लिए एक साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप टेक्निक है। अगर मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा तो 20 से 25 मिनट की अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और अगर कमेंट सेक्शन में इसके लिए 5 जेन्युइन डिमांड आ गई तो मैं अलग से वीडियो बना। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग वालों को अच्छे से पता होता है कि उनका थिंकिंग पैटर्न सही नहीं है, बस वो चाहकर भी अपनी हेल्प नहीं कर पाते। ऐसे में अगर उन्हें फुल टेक्निक मिले तो पक्का इसे आसानी से मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहला तो आप देखिए कि क्या जिस सिचुएशन में आप ब्लैक एंड व्हाइट हो रहे हो उसमें कोई और भी पॉसिबिलिटी है, उसकी तरफ जाइए ना। एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने शाम में मिलने का प्लान किया और अचानक से कैंसिल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा दोस्त मुझसे मिलना नहीं चाहता है। नहीं, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि हो सकता है वो बीमार हो गया हो, या फिर कहीं बिजी हो गया हो, या उसके घर कोई गेस्ट आ गया हो। अब इसको एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है इसका कि ऐसा हुआ था, लेकिन प्रूफ तो आपकी डाइकोटमस थिंकिंग का भी नहीं है ना। तो इतना जानिए कि ये जो दूसरा तरीका यही सटीक, सही और सर्वमान्य है। नंबर 2 है माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस का नाम सुनकर दिमाग में योगा, मेडिटेशन और कोई कॉम्प्लिकेटेड स्पिरिचुअल टेक्निक की इमेज बनती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। माइंडफुलनेस बहुत इजी प्रैक्टिस है। आपको बस इतना करना है कि जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं, जैसे कोई इंसिडेंस, और फिर उस पर आपका माइंड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और उसका इंपैक्ट क्या रहा है, आपको सब कुछ बिना जज किए हुए बस नोटिस करना है और कॉन्शियसली नोटिस करना है, और धीरे धीरे इन चीजों में इंटरफेयर करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। नंबर 3, आस्क फॉर प्रूफ। किसी भी सिचुएशन में अगर आपकी थिंकिंग पैटर्न ब्लैक एंड व्हाइट हो रही है तो तुरंत अपने ब्रेन से पूछो कि क्या उसके पास इसके लिए कोई प्रूफ है। नंबर 4, गेट क्लैरिफिकेशन। ज्यादातर मामलों में दूसरों का पर्सपेक्टिव सुनने का प्रयास करिए। सामने वाले की सफाई भी सुन लेंगे तो आपको चीजों को लेकर एक नया नजरिया मिलेगा, जिससे आप अपनी डायकोटमस थिंकिंग को काउंटर कर पाओगे। नंबर 5 और आखिरी, रिप्लेस एक्सट्रीम वर्ड विद मॉडरेट वर्ड्स। जो एक्सट्रीम वर्ड्स मैंने पीछे डिस्कस किया था उसको कम से कम यूज करिए। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको समझ में आएगा कि आप जाने अनजाने में कितने सारे एक्सट्रीम वर्ड्स यूज कर रहे थे, जो बाय डिफॉल्ट आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जा रहा था। अब फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।